बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम पर एक फैसला कुन कुव्वत। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी अब सिर्फ डॉलर भेजने वाले नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत का नया पावर सेंटर बन चुके? लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में बैठे पाकिस्तानी आखिर इस्लामाबाद के फैसलों पर कैसे असरअंदाज हो रहे? क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानी वाकई पाकिस्तान में शफाफियत और अब आईनी बलादस्ती की आखिरी उम्मीद है? ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिजिटल ताकत, क्या सोशल मीडिया ने रवायती सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया है? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात रोक दें तो क्या पाकिस्तानी मईशत संभल पाएगी? क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानी रियासती बयानिए को चैलेंज करके एक नई सियासी हकीकत जो है वो पैदा कर सकते हैं? आखिर क्यों हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुश रखने की कोशिश करती है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए नेमत है या बैरूनी दबाव की एक नई शक्ल? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आवाज आलमी मीडिया तक कैसे पहुंचती है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासी सिमत का फैसला कर सकते हैं? दुनिया भर में बैठे पाकिस्तानी आखिर पाकिस्तान के अंदर एहतसाब और गवर्नेंस के लिए इतने मतहरक क्यों हैं? क्या डिजिटल दौर में ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का सबसे ताकतवर गैर सरकारी लॉबिंग ग्रुप बन चुके हैं? पाकिस्तान की सियासत में असल ताकत कहाँ है, इस्लामाबाद में या दुनिया भर में फैले पाकिस्तानियों के पास? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ तनकीद करते हैं या वाकई पाकिस्तान को बनाने की सलाहियत रखते हैं? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी मुतहद हो जाएं तो क्या वो पाकिस्तान में एक न्याय, सियासी और मुआशी इनकलाब की बुनियाद रख सकते हैं? पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त ऐसा था जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सिर्फ ज़र मुबादला बेचने वाली कम्युनिटी समझा जाता था। इनका किरदार ज्यादातर मुआशी तावन तक महदूद किया जाता था। लेकिन बदलते हुए आलमी हालात, डिजिटल मीडिया की ताकत और सियासी शौर में अजाफे ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को महज मुआशी सुतून नहीं बल्कि एक मौसर सियासी और समाजी कुव्वत में तब्दील कर दिया। आज लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, टोरंटो, रियाद, सिडनी और लॉस एंजल्स में बैठा पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज हो रहा है बल्कि मुल्क की सियासत, हुक्मरानी, एहतसाब और कौमी बयाने की तश्कील में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी अब सिर्फ तरसीलात जर भेजने वाले अफराद नहीं रहे बल्कि वो एक आलमी दबाव ग्रुप बन चुके जो पाकिस्तान में आईनी बलादस्ती, शफाफियत, जमहूरी इस्तेहकाम और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद करती। इनकी माली ताकत, तालीमी बर्तरी, बैनुल-अक़वामी रबात और डिजिटल इंसानी ने इन्हें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक बैरूनी चेक एंड बैलेंस की हैसियत दे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान की मईशत की कई दहाइयों से ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करती आई। हर साल अरबों डॉलर भेजे जाते हैं जो न सिर्फ ज़र मुबादला के ख़्वाहिश को सहारा देते हैं बल्कि लाखों खानदानों की मईशत भी चलाते हैं। जब मुल्क में सियासी बहरान, मुआशी बदहाली या करेंसी की गिरावट आती है तो हुकूमत फौरी तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ देखती है। ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी तरजीहात कम कर दें तो पाकिस्तानी मईशत पर शदीद दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिर्फ डॉलर भेजने वाली मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिनकी राय को नजरअंदाज करना हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर सवाल उठाते हैं कि अगर इनके भेजे हुए पैसे से मुल्क चलता है तो फिर इन्हें वोट, नुमाइंदगी और पॉलिसी साजी में मौसर किरदार क्यों नहीं दिया जाए? यही सोच इन्हें सियासी तौर पर मजीद फाल बना रही। सोशल मीडिया ने दुनिया को एक ग्लोबल गांव बना दिया है। आज एक पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठा है वो चंद सेकंड में पाकिस्तान के किसी सियासी वाक़े पर रद्द-ए-अमल दे सकता है, लाइव नशरियात कर सकता है, ट्रेंड चला सकता है और आलमी मीडिया का तवज्जो हासिल कर सकता है। माजी में रियासती बयानिया सिर्फ टीवी चैनल्स के सरकारी ज़राए तक महदूद था, लेकिन अब यूट्यूब, एक्स, फेसबुक,
टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी इन प्लेटफॉर्म के जरिए ना सिर्फ मालूमात फैलाते हैं बल्कि हुकूमती अदारों से सवाल भी करते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में होने वाला हर सियासी वाकया सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, अब लॉस एंजल्स तक जेर बहस आ जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी आलमी थिंक टैंक, मीडिया हाउसेस और इंसानी हकूक की तंजीमों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, जिससे पाकिस्तानी हुकूमतों पर बैनुल अक़वामी दबाव भी बढ़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ तनकीद नहीं करते बल्कि कई मौकों पर सियासी इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार भी अदा करते हैं। जब मुल्क की मुआशी बहरान का शिकार होता है तो यही कम्युनिटी सरमायाकारी, फलाई इमदाद और माली तावन के जरिए मुल्क को सहारा देती। कोविड-19 के दौरान बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर की इमदाद भेजी, हॉस्पिटल के लिए सामान फ्राहम किया, फलाई अदारों की मदद की। इस तरह कुदरती आफात के दौरान भी ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पेश रहे। सियासी तौर पर भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जमहूरियत, आइन की बलादस्ती और शफाफ इलेक्शन के मुतालबात को आलमी सतह पर उजागर करते हैं। इनका मौक़िफ़ ये होता है कि एक मजबूत, मुस्तहकम और आइनी पाकिस्तान ही दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को मजबूत बना सकता है। आज हमारे साथ होंगे मिस्टर अमजद मलिक, बरतानिया में मुकीम इंसानी हकूक के वकील और इंग्लैंड और वेल्स की सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो लिंकन्स इन के रुकन और इमिग्रेशन, आइनी और इंसानी हकूक के कानून में महारत रखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लाइफ मेंबर हैं और इस वक्त ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन हैं। उन्हें 2007 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए कानूनी मशावरत की और कई आइनी मामलों पर रहनुमाई। वो एक अवार्ड याफ्ता प्रोसिक्यूटर, रिचडेल लॉ एसोसिएशन के साबिक सदर, मुसन्नफ और बरतानिया व जनूबी एशिया मामलात पर तबसरा निगार है। इस वक्त वो ओवरसीज कमीशन पंजाब में सूबाई वजीर के दर्जे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वास्सलाम खावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैंने इब्तदाइया बड़े इंटरेस्ट से सुना है और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक आपका बंधु भाई जो है वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब बना है और सेंटर में भी हमारी जो पार्टी और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमर रज़ा को चेयरमैन लगाया है और अफजाल भट्टी साहब को एमडी लगाया है। ओवरसीज का मिनिस्टर मुकर्रर किया है, जूनियर मिनिस्टर मुकर्रर किया है। ये सब आपकी काविशों, आपकी आरा और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं की बदौलत है और आपका मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ। आप हमारे पे भी शेयर करते हैं, तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला। ये जॉब तो अमानत है, लेकिन जो जिन मकासद के लिए या जिन चीज़ों के ऊपर हम अरसा दराज से लड़ रहे हैं, तो मिलके उसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर पेशरफ्त हो और मज़ीद बेहतरी हो। इंशाअल्लाह। तो साहब, क्या पाकिस्तान की हुकूमतें ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ ज़र-ए-ममाद का ज़रिया समझती हैं या वाकई इन्हें कौमी पॉलिसी साज़ी में शामिल करना चाहती? देखिए, ये बड़ा चुभता हुआ सवाल है खावर साहब। आप क्योंकि अमेरिका में बैठते हैं, पॉलिसी साज़ अदारों में
आपका इनपुट है, आपके मेंबरान कांग्रेस का इनपुट है। पाकिस्तान एक बहुत ही आइडियली एक अच्छी जगह पे इस वक़्त प्लेस है कि ही इज़ प्लेइंग अ रोल बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पज़ीराई है, जिसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसको हेल करते हैं और इसको खुशाइंद गर्दानते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है जी, वो एक 14 मिलियन लोगों के बारे में है कि क्या जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर से $38 बिलियन भेजते हैं, जी, जिनको ओवरसीज़ की तरफ से ओवरसीज़ रोमिंग एम्बेसडर कहा जाता है। जी, क्या उनका पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम बन रहा है जिसमें वो या स्टेक होल्डर गर्दाने जाएँ? जी, हमने इस हुकूमत ने आके ओवरसीज़ की नुमाइंदगी में यानी आपको ओपीएफ का चेयरमैन भी बैरून मुल्क से दिया है, वाइस चेयरमैन भी ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का जो है बाहर से दिया है और मिनिस्टर भी बना दिया है। जी, कन्वेंशन भी कराया है पिछले साल अप्रैल में, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने भी तकरीर की और प्राइम मिनिस्टर भी आए और इसहाक डार साहब ने भी वहाँ पे जो है वो आए भी और शिरकत भी की और तकरीर भी की। जी, मेरे ख़्याल में लेकिन जो 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 ब्यूरोक्रेसी का जो माइंड है, जी, उससे जो नज़र आता है वो ये है कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एज़ स्टेक होल्डर पार्लियामान में जगह देनी है या नहीं देनी है। 2 हमने मंशूर में 10 सीटें देने का वादा किया है, मैंने खुद जी, उसका चैप्टर तहरीर किया है और पार्टी के लेवल के ऊपर तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक स्टेक होल्डर के तौर पे गर्दानते हैं और उनकी जगह होनी चाहिए पार्लियामान में। जी, जी, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी उसको मानती है? क्या जो न्यूक्लियस है, वो मानता है? क्या हमें पार्लियामान में नुमाइंदगी का हक मिलता है? ये वो चीज़ें हैं जो 1-2 साल में क्लियर होंगी, लेकिन एक सोच ज़रूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अकेले दूध देने वाली गाय ना उसको तस्वर किया जाए, उसको उनके स्किल्स को, उनके एक्सपीरियंस को, तो वो जहाँ-जहाँ खित्ते में रहते हैं, उस खित्ते की अच्छाई को पाकिस्तान के साथ टू वे ट्रैफिक में बदला जाए, इस लव अफेयर को वन वे ना रहने दिया जाए। हम समझते हैं हम प्यार करते हैं, पाकिस्तान समझता है हम जो करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको टू वे ट्रैफिक करने के लिए न्यूक्लियाई तब्दीलियों की ज़रूरत है, उसमें पार्लियामान में नुमाइंदगी मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जब हम बना रहे थे तो उसमें मैं सर-ए-फ़हरिस्त समझता था। एक जी, पार्लियामान में नुमाइंदगी, दूसरा ओवरसीज़ के लिए ख़ुसूसी अदालतें और तीसरा आने-जाने में सहूलियत। जब आप उतरते हैं और जी, जब आप जाते हैं, वो इमेज जो पाकिस्तान का है, वो एयरपोर्ट से शुरू होके आपकी सर्विसेज़ से रिलेटेड है। तो वो तीनों चीज़ों में तब्दीलियाँ होनी चाहिए और उसको कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में कामयाबी हासिल हुई है, कुछ में अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें पेशरफ्त हो। मतलब साहब क्या आप समझते हैं कि क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सियासी मुदाखलत जो है वो कौमी खुद मुख्तारी को मुतासर कर रही है या ये जमहूरी एहतसाब का एक हिस्सा है? देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आप मुदाखलत किसको कहते हैं। 2-3 तरह की मैं बातें आई थिंक जी, आई वुड लाइक टू से। एक जी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैट्रियोटिक है, काम करने वाले हैं, अपने हाथ से रिज़्क हलाल कमाते हैं, अच्छे जी, सिस्टम में पनप रहे हैं जी, और पाकिस्तान से बादियुल नज़र में मोहब्बत करते हैं और वो हुँ, पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर पैदा होके गए हैं, तो पाकिस्तानी शहरी हैं, डुअल नेशनल हैं, अगर वहाँ पैदा हुए हैं और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, जी, तो एक एक रिस्पेक्टेबल एंटिटी है। प्रॉब्लम एब्सोल्यूट पड़ती है जब आप रियासत और पाकिस्तान और आपके दरमियान में जो तल्लक है, जी, उसमें थर्ड पार्टी को इंटरवीन करने देते हैं, कोई भी हो। हुँ, पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें उल्टाई जाती हैं, लोग एग्ज़ाइल में आते हैं, एग्ज़ाइल में आके पार्टी का चैप्टर खड़ा करते हैं, उसको मुल्क के खिलाफ या रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी हुकूमत वापस आए। जी, उस एक्सरसाइज़ में एक आपने बैलेंस क्रिएट करना होता है कि कहाँ तक तो हम जमहूरियत या एक जमहूरी पार्टी की साइड ले रहे हैं हुँ, और कहाँ हम रेड लाइन क्रॉस करके रियासत के खिलाफ एक दुश्मन का किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं हुँ, 3 बातें बताऊँगा। वन
कि आप मुल्क दुश्मनी में ये कहें कि ये हुकूमत अच्छी नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें, आप अपने घर पैसे ना भेजें, आप पाकिस्तान जाए ना, आप एयरलाइन की टिकट ना खरीदें, आप स्टेट बैंक को इस्तेमाल ना करें। ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि पाकिस्तान ज़र मुबादला के ऊपर इन्हिसार करता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंस के ऊपर। आप पाकिस्तान को ज़र मुबादला नहीं भेजेंगे, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजेंगे, एक तो काला धन भेजेंगे, वो सफ़ेद नहीं होगा, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन आएँगे, तीसरा आप मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे, जो साहूकार है उसकी खिदमत, और तीसरा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान में। दूसरा, आप पाकिस्तान के झंडे को, पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के निशान को मुल्क से बाहर नुकसान पहुँचाएँ, चलती पाकिस्तान की कोई एक्टिविटी को आप लोगों के हाथों में खेल के डैमेज करें। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, यानी आप अपने एहतजाज को शरपसंदी में बदल दें और आप अपना एक जेन्युइन जो क्लेम हो सकता है, किसी का जेन्युइन क्लेम हो, लेकिन आप उसको एक दरअंदाज़ी, एक शरअंगेज़ी में बदल दें और कानून हाथ में लेने के ऊपर उकसाएँ लोगों को, और लोग कानून हाथ में लेके कोर कमांडर हाउस जला दें। एक तो ये सूरत-ए-हाल। तीसरा है प्रोपेगेंडा। राजा रज़ाक साहब भी हमारे साथ जॉइन किया है, इन्होंने खूब भुगता है इसको, कि आप पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स में यूएनओ का इजलास होता है सितंबर में, आप कोई ऐसी चीज़ के ऊपर लेके, झंडे लेके बाहर खड़े हो जाएँ, जिसका वजूद नहीं है, आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, जिसका वजूद नहीं है, या डायरेक्टली वो पाकिस्तान को अफेक्ट करता है। देखें, अपने लीडर या अपने पॉलिटिकल लीडर के लिए स्ट्रगल करना, ये जमहूरी रवायत है, जमहूरी हक है। अदालतों में केस लड़ना, हमने लड़े हैं, भुगते हैं, एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना, सड़कों पे मार्च करना, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आप बैरूने मुल्क जब आपके वज़ीर-ए-आज़म या आपके सदर मुल्क से एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ कश्मीर का मसला उठाया जाएगा, जहाँ सिंध-तास मुआहदे के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात होगी, जहाँ इंडिया की दरअंदेज़ी के ऊपर बात होगी कि यौम मार्का हक में हुआ क्या, हम एक विक्टिम थे, 6-7 मई को हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने उसका जवाब दिया, हमने दुश्मन को चारों शाने चत किया, और उसके बाद भी हमने अमन की ख्वाहिश नहीं छोड़ी। जब इंटरलॉकुटर्स ने कहा कि आप बैठे मुज़ाकरात पे आएँ, आप जंग बंद करें, हमने अमन की ख्वाहिश को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, मुज़ाकरात के लिए भी हामी भरी, जंग भी बंद की, अदरवाइज़ तो हम उनके बाकी हत्यारे भी उड़ा देते। इस बयानियों को आप फिर भी ना बेचें और कुछ विरासत जो है पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां लेके चले, तो वो प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान को जख्म पहुंचाता है, जिसका मेरे ख्याल में ऑपोजिशन या इंडिया ने बड़ा पैसा लगाया है उसके ऊपर, जिसका हम स्लोली पाकिस्तान में तो तोड़ निकल आया है, लेकिन अभी बैरून मुल्क क्योंकि शख्सी आज़ादियाँ और सिविल लिबर्टीज़ और उनकी कोर्ट्स, इसमें ज़रा थोड़ा सा है वहाँ पे असर और रसूख, तो अभी तक इसका हम सद्देबाब उस तरह नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए। लेकिन इसमें रियासत और अवाम का जो आपस में बामी तावन है, उसमें वो रोल प्ले करता है कि आप देखें कि कहाँ आप एक जमात को प्रोटेक्ट करते करते कहीं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम तो नहीं शुरू कर दिया। और ये वो टेस्ट है जिसके ऊपर ईच शहरी, हर सिटीजन का फर्ज है कि उसकी जानकारी रखे और कोशिश करे कि जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग में पाकिस्तानी को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, नो मैटर व्हाट, किस पार्टी, किस रिलीजन, किस सेक्ट, किस आप खित्ते से तल्लक रखते। तो ये मेरा है, ये इस वजह से ये एक प्रोपोजिशन निकलती है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क की सलामती के खिलाफ तो नहीं कहीं काम शुरू करते, जिसकी वजह से अदारे जो है कई दफ़ा उनको पार्लियामान में आने या स्टेक होल्डर के तौर पे गर्दाने जाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, उसमें आप अच्छे और बुरे को उसमें तमीज़ और अलहदा कर सकते हैं। मलक साहब, क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों से ज़्यादा मौसर राय अमा तश्कील दे रहे हैं? देखिए, मुल्क से बाहर जो टूल्स हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बहुत ज़्यादा सरमायाकारी इसके ऊपर हुई है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, आप 5 सेकंड में अपने इलाके की, अपनी चीज़ों की जो है खबर जो है ट्विटर पे और से फेसबुक पे
उसको मिल जाती है, आपको टिकटॉक पे मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा जब जहाँ एम्बार्गो हो, तो वहाँ पे कई दफ़ा आउटलेट्स जो बाहर से खबर दे रहे होते हैं, वो तेज़ी से खबर दे रहे होते हैं, अंदर की खबर कैमोफ्लेज होती है, तो उससे खबर तेज़ी से फैलती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें भी अपने मीडिया को अपग्रेड करना चाहिए और सोशल मीडिया के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। बाकी जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको सूट करता है कि वो यूरोप में और अमेरिका में सोशल मीडिया के ऊपर पैसा लगाएं, उनकी बात सुनी जाती है। एज इन्फ्लुएंसर कांग्रेस को वो करें, खत लिखें, चिट्ठियां लिखें और उनका असर लेने से, बात सुनने से, बात कहने से उसका असर लिया जाता है। इस वजह से बात तेजी से फैलती है और अमेरिका मेरे ख्याल में लॉबिंग के लिए आइडियल फील्ड है। यहाँ पे सरमायाकारी ज़्यादा होती है और इसमें बड़ा रोल है कि लॉबिस्ट ठीक हो, आपका सफारत खाना मुतहर्रक हो और आप जैसे इंडिया पाकिस्तान जंग में आपके सफारतकारों ने रोल प्ले किया है, ऐसा थ्रू आउट 12 महीने होना चाहिए। और हमारा अपना एक सोशल मीडिया होना चाहिए जो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो और जो अच्छे तरीके से मेयारी खबर के जरिए फेक न्यूज़ का तदारक और मुकाबला करें। हम सोए रहते हैं जब तक एक बयानिया जो एक वो तरतीब देती है, ऑपोजिशन कहें या हमारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स कहें, जब तक वो तरतीब दे के बिल्कुल एक पीक पे पहुंच जाते हैं, हम तब जागते हैं। ये मेरे ख्याल में स्लो जो रिएक्शन है वो नुकसानदेह है। उसमें हमारे सफारत खाना, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी मिनिस्ट्री, आईटी वाले, ये लोगों को मेरे ख्याल में मजबूत एक निज़ाम की ज़रूरत है। ये अब ज़माना नहीं रहा कि आप 3 दिन बाद जवाब दें। अब तो घंटे-घंटे के हिसाब से जवाब देना पड़ता है और अगर किसी का बयानिया बन जाए, आप 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाएँ, उसके बाद तो वो रेटिंग बढ़ती जाती है और वो नुकसानदेह होना शुरू कर देती है आपको। और आपको उस पहले से आपके जो पेड लोग हैं, आपके जो रिक्रूटेड, आपके जो पीटीवी है, आपका जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपके चैनल्स हैं, वो उनको उसका जवाब देना चाहिए। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी आप एक बयानिया किसी के को चलने दें और वो ट्रेंड बन जाए, टॉप ट्रेंड, और वो 2 दिन घिसटता रहे टॉप ट्रेंड और आप एक छोटी सी प्रेस रिलीज कर दें तीसरे दिन। वो चलता नहीं है। वो पब्लिक ओपिनियन शेप करने में बहुत फिर वो रोल प्ले करता है और जिसके लिए मेरे ख्याल में तेजी से काम करने की जरूरत है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और इसमें सीरियस लोगों की जरूरत है। इसमें फौज को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि इसको आप शोहरत के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको आप सीरियस एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंटी पाकिस्तान कोई भी बयानिया, कोई भी ऐसी चीज जो इमर्ज होती है जिसमें हमें लगता है कि इसमें लोगों का ओपिनियन या माइंड शेप करने की कोशिश हो रही है, तो उसका सद्जवाब तेजी से होना चाहिए। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पास जीएसपी प्लस है, कोटा फ्री एक्सपोर्ट टू यूरोप। बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट वायलेशन का बहाना बना के पाकिस्तान की इस फैसिलिटी को खत्म करवाना चाहते हैं। हमें तेजी से उसका जवाब देना चाहिए। हमें तेजी से ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर जो फेक न्यूज इमर्ज करती है या मिनॉरिटीज के साथ जो सलूक है या अदालतों में जो केसेस हैं या कोई ऐसी लेजिस्लेशन है जिससे ह्यूमन राइट के बादियुल नजर में कोई इशू निकलता है, हमारे लॉ मिनिस्ट्री को, हमारे आईटी मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट्स को उसका जवाब सफारत खाने के जरिए तेजी से देना चाहिए, तैयार रखना चाहिए और उनके आउटलेट मौजूद होने चाहिए, पीटीवी का या गवर्नमेंट पाकिस्तान का, गवर्नमेंट पंजाब का, और उसके ऊपर तेजी से उसका जवाब आना चाहिए प्रेस रिलीज की सूरत में। और ये 24 घंटे मॉनिटर होना चाहिए, आप इसको लंबा नहीं छोड़ सकते। और ये वो एक जैसे अमेरिका है, हम आ रहे हैं यहाँ, हम इंडस वाटर पे बात कर रहे हैं, हम मार्का हक पे बात कर रहे हैं और कई लोग जो है उसका को फेक न्यूज बनाएं या प्रोटेस्ट में कोई ऐसी चीजें करें या लोगों को हैकल करें या टीवी पे आके गलत बयानी करें। उसके लिए हमारे मंजे हुए सफारतकार, यूएनओ में तैनात लोग, मीडिया के लोग, वॉलंटियर, राजा रजाक और मैं अवेलेबल है हर दफा, कोई इशू नहीं। लेकिन ये लोग जो जिनकी ड्यूटी है वो एक शुस्ता अंदाज में मौजूद होने चाहिए और उसका मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर उनका जवाब देना चाहिए। आजकल तो आप मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला सतह पे दर्ज कर रहे हैं। हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हम इन चैनल्स के ऊपर टाइम कैप्चर करें, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। देन हमारा रोल है, खावर यूसुफ का, अमजद मलिक का, राजा रजाक का रोल है कि जी हम उस बयानिए को जो गवर्नमेंट पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान एक बयानिया तश्कील देता है, हम उसका फैलाव में किरदार अदा करें। अभी वो ये चाहते हैं कि हम
वो बयानियां बनाएं और उसको फैलाव करें और टका भी ना लगाएं। इस तरह नहीं होता। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और आपको जिनकी जॉब है उनको वो अपनी जॉब भी करनी पड़ती है। मिस्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि रियासती अदारे जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिजिटल ताकत से खौफजदा हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने इस ताकत का उन्हीं ताकतों के ज़ेरे असर अच्छा इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि वो हमारे रियासती अदारों के ईमा पर एक एस्टैब्लिश बना चुके हैं ताकत, हमने उस ताकत का तोड़ अभी करने में अभी थोड़ा नाकामी है या स्लो हैं। हमने अपनी तशहीर के लिए तो पाकिस्तान में तो कर लिया इंतज़ाम। डिजिटल मीडिया है, जलसों की अच्छी कवर कर देता है, प्रोग्राम अच्छे करवा देता है, लेकिन इंग्लिश मीडिया के ऊपर आई एम अफ्रेड टू से कि हम इंग्लिश मीडिया के ऊपर उस तरह पजीराई नहीं कर सके जिस तरह होनी चाहिए और इस वजह से खान साहब की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वो किया, उनको मेंबर साजी दी, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आए और उनके ज़रिए इंग्लिश स्पीकिंग चैनल्स या इंग्लिश नेटवर्क को वो किया और सोशल मीडिया के हैंडलर्स को उन्होंने प्रॉपरली इस्तेमाल किया। हम उस तरह से नहीं इसको इस्तेमाल कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था, लेकिन अभी भी वक़्त है उसके ऊपर बेहतर तरीके से। हमने पाकिस्तान में इन्फ्लक्स को रोका है, हमने अपनी गवर्नमेंट के काम की तशहीर के लिए इन्फ्लुएंसर को यूज़ किया है, हमने बयानिए के तोड़ के लिए वॉलंटियर्स की फौज भर्ती नहीं की, उस तरह नहीं काम किया जिस तरह के बाहर के लोग एक अलहदा काम कर रहे हों, अंदर के लोग पेड काम कर रहे हों, आपस में उनका साथ हो और अगर वो बयानिया बनाना जाएँ तो रात को 12 बजे एक बयानिया बनाएँ, उसको तश्कील दें और सुबह 6 बजे तक आग लग चुकी हो। हमने उस तरह का कोई ऐसा निज़ाम वज़े नहीं किया जिससे हम बयानिया कंट्रोल कर सकें। अभी हम रिएक्टिव मोड में हैं, हम रिएक्शन देते हैं, हमें कोई लगा देता है पीछे ट्रक की बत्ती के ऊपर, हम उसके पीछे लग के तो बयानिया देते हैं, हम उसका तोड़ निकालते हैं, हम अपने जवाबात देते हैं, हम लोगों की गालियाँ सुनते हैं या उनको जवाब देते हैं तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। हम अभी तक वो रैट रेस में उनके पीछे हैं, अभी तक हम अपना बयानिया तश्कील देने में कासिर हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर उस तरह सरमायाकारी नहीं की जिस तरह ऑपोजिशन की जमात ने अपने दौरे इक़्तिदार में आने से पहले हमारे लोगों की ईमा के ऊपर मिलके हैंड इन ग्लव नवाज शरीफ साहब को निकालते वक़्त तो उनका 4-5 साल निकालते वक़्त का तजर्बा है, 4-5 साल हुकूमत का तजर्बा है, तो वो 8-10 साल इस सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो इन्वेस्टमेंट इनको बच्चे दे रही है और वो अभी तक चल रहा है। पाकिस्तान में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, बैरून मुल्क अभी तक थोड़ा-सा उनको आज़ादियाँ हैं, जिसका भरपूर तोड़ करने की ज़रूरत है। उसका नुकसान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हो रहा है। मादियुल नज़र में ये लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे ही उनके साथ हैं या गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये एक मिसनॉर्मा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी दर्द दिल और दिमाग रखते हैं और वो अपना फैसला करते हैं और अच्छे तरीके से फैसला करते हैं। सारे ही उनके साथ नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर डिपिक्ट ऐसे किया जाता है कि जैसे सारे उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी सरमायाकारी है। वो एक चीज़ को बना ऐसे देते हैं जैसे लगता है डिवाइडर पॉपुलेशन उनके साथ। क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशरफिया जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बढ़ते असर रसूख को महदूद करना चाहती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो महदूद कर सकते हैं। अमेरिका में जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मौसर हैं, देर से रह रहे हैं, खैरियत रखते हैं, अपने-अपने कांग्रेसमैन अपने-अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। उस असर और रसूख को महदूद नहीं किया जा सकता। बरतानिया में हमारे सैकड़ों काउंसलर्स हैं, हमारे दर्जनों मेंबरान पार्लिमान हैं, हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। उनके असर और रसूख को आप कर्टेल नहीं कर सकते। हमारा गल्फ़ में जो वर्कर है, हमारा बिज़नेसमैन है, वो कोई 7 से 8 मिलियन है। उसमें बिज़नेस कम्युनिटी, वर्कर कम्युनिटी ज़्यादा है, वो पैसा ज़्यादा भेजती है। उनका पैसा भेजने का वजह से जो असर और रसूख है, वो हम असर नहीं कर सकते। या तो हम कहें कि हमने बंदे भेजने बंद कर दिए। हम तो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी हम लेबर भेजेंगे, हम तो स्किल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं पंजाब में कि हम बंदे भेजेंगे। हम तो ओईसी के ज़रिए वज़ारत ओवरसीज़ के ज़रिए
लोगों के साथ वादे कर रहे हैं कि हम ह्यूमन फोर्स भेजेंगे मुल्क से बाहर, जब हम मुल्कों से वादे कर रहे हैं दोहरी शहरियत के, जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जब हम बंदे भेज रहे हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस कैसे खत्म कर सकेंगे? उनका इन्फ्लुएंस कभी नहीं खत्म हो सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी एक 15-16 मिलियन की तादाद में बढ़ती हुई एक ताकत है। $38 बिलियन भेजते हैं, इतना तो IMF भी नहीं हमें देता। और जो हम IMF के लिए करते हैं, मैंने आपका माइक बंद किया चूंकि आवाज बहुत आ रही थी। जी, सॉरी अबाउट दैट। 38 बिलियन भेजने वालों के लिए तो हम तो कुछ भी नहीं करते, आटे में नमक के बराबर है जो ओवरसीज के लिए किया जाता है। जो IMF 10 बिलियन हमें देता है, जो उसके लिए हम करते हैं, तो वो आप बराबरी करें, मुवाजना करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलता, लफाजी काम ही होता है। लेकिन ये है कि ये एक इमर्जिंग फोर्स है, इसके स्किल, इसके तजर्बे, इसकी तालीम, इसकी तवानाई को इस्तेमाल करना चाहिए। ये दे आर रोमिंग एम्बेसडर्स, इनको हम प्रॉपर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए एज लॉबिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने किया नहीं है, हम क्योंकि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हमें स्टेक होल्डर के तौर पे इनको गर्दानना चाहिए, इनको कमेटियों में लेके आना चाहिए, इनके साथ जूम के जरिए जिस तरह हम बात कर रहे हैं मकालमा साजी करनी चाहिए, और इनमें से जो लोग हैं चुन के उनको स्टेक होल्डर के तौर पे कमेटियों का, बॉडीज का, गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में OPF में 3-4 लोग बाहर से हैं, उसमें अमेरिका से खालिद शहीन भट्ट साहब हैं, कमर रजा साहब हैं, M भट्टी साहब हैं, एक दो और, एक जहांगीर साहब अमेरिका से हैं। हमारे राजा रज़ाक साहब को क्यों नहीं लिया? लेकिन ये कोई 1000 रुकनी होना चाहिए। आपका जो थिंक टैंक है वो एक 1000 रुकनी OPF के नीचे होना चाहिए, OPC के नीचे होना चाहिए। OPF के नीचे हो जाए तो बेहतर है, वजारत ओवरसीज के नीचे हो जाए तो बेहतर, लेकिन वो एक 1000 रुकनी 2 साल के लिए होना चाहिए। उनके साथ एक 3 महीने का बाद नशिस्त होनी चाहिए मिनिस्टर की, और उनसे पूछा जाना चाहिए हर खित्ते के बारे में कि जी आपके मसाइल क्या हैं, आपकी तजावीज क्या है। अकेले मसाइल ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, तजावीज भी है, सरमायाकारी भी है, आने जाने में सहूलियात भी है। हम एयरलाइन इस्तेमाल करते हैं, वो भी, हम पैसा भेजते हैं, स्टेट बैंक भी, हमारा अपना बैंक हो सकता है। स्टेट बैंक और रोशन डिजिटल जिस तरह बना था बैंक ऑफ पंजाब के जरिए, या बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोई भी बैंक ले लें, उसके जरिए हमारा अपना बैंक हो सकता है, हमारे अपने लोन हो सकते हैं, हमारा अपना बिजनेस लोन हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर अभी तक निशिस्त नहीं हुई, क्योंकि हमारी पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं है, हमें कई जगह पूछा ही नहीं जाता। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर एक गैल्वनाइज एक्सरसाइज होनी चाहिए। उम्मीद है अगली दफा जो कन्वेंशन होगा उसमें ये चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी कि इनसे पूछा जाए, ये 1000 रुकनी थिंक टैंक तश्कील दे, 200 से शुरू करें, हर खित्ते से, हर मुल्क से 20-25 लोग लें, रीजन वाइज सॉर्टीज करें, गल्फ की अलहदा, UK यूरोप की अलहदा, अमेरिका एशिया की अलहदा, और फिर उनसे पूछें उनकी तजावीज क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो सरमायाकारी के बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में कहाँ सरमायाकारी हो सकती है, टू वे ट्रैफिक बनाएं, उनको बताएं कि हम पाकिस्तान में ये चीजें सरमायाकारी हो सकती है, एयरलाइन बनाएं, बैंक बनाएं, रेमिटेंस अपने बैंक के जरिए जाएं। ये पूरी दुनिया रेवोलू और मोन्जो कार्ड इस्तेमाल कर रही है, हम क्यों नहीं अपना बना सकते कि मुल्क से बाहर बैठा पाकिस्तानी एक अपने OPC या OPF कार्ड के जरिए पैसे पाकिस्तान भेज सके, स्टेट बैंक के जरिए? क्यों नहीं ऐसा हो सकता? हो सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत करने के लिए हमसे मुकालमा जरूरी है, हमारे साथ बातचीत जरूरी है, उसके लिए तजावीज हैं। पिछले कन्वेंशन में काफी सारे नुकात के ऊपर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऐलानात किए हैं 16, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। सालिक साहब की निगरानी में एक कमेटी काम कर रही है जो अगले कन्वेंशन तक सिफारिशात मुरतब करेगी, जिसमें राइट टू ये आपकी नुमाइंदगी, हक नुमाइंदगी देखना कि अदालतों का क्या बना है। अदालतें तश्कील दे दी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी 37 अदालतें तश्कील दे दी हैं पूरे पंजाब में, और अपना इस्लामाबाद में भी ओवरसीज की अदालत लग चुकी है, जिसमें हम 6 महीने में इंडिया दे रहे हैं कि 6 महीने में केस का खात्मा करेंगे। तो ये आगे बढ़ के ये चीजें सहूलियात, अगर इसको हम डबल ट्रिपल करेंगे तो यही सहूलियात आपका हॉलमार्क बन जाएंगे कि जी हमने ओवरसीज को पाकिस्तान में ये सहूलियात दी हैं, और इसको डबल ट्रिपल करने की जरूरत है, मकालमा बेहतर करने की जरूरत है, इंटरकनेक्टिविटी बेहतर करने की जरूरत है। ये मॉडर्न दुनिया का टाइम है, अब तो आपके साथ जूम के जरिए बात हो सकती है, आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है आप मशवरा देने के लिए, मशवरा तो जूम पे लिया जा सकता है।
तो जी, इस बिल्कुल एक्सरसाइज बात को मैं समझता हूँ अगले स्टेप पे जो है इसको गियर अप करेंगे। आई विल यूज माय रोल एज वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब। आई एम चीफ कोऑर्डिनेटर टू इसहाक डार साहब हु इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की सॉर्टी, इस तरह की जूम मीटिंग्स होती रहें। 3-3, 4-4 महीने बाद हम करते हैं इस तरह की कोशिशें। लेकिन पार्टी के लेवल के ऊपर काम करना और है, हुकूमत में हुकूमती लेवल के ऊपर काम करना और है। उसके लिए ओवरसीज मिनिस्ट्री, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, इनको मिलके लोगों के साथ एक रुजू करना चाहिए और थिंक टैंक बनाना चाहिए और लोगों को लेके आना चाहिए इसके ऊपर हाँ, और लोगों की राय लेनी चाहिए। ब्रिस्टल साहब, क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तनकीद का इखलाकी जो हक मौजूद है, जबकि वो खुद बैरून मुल्क रहते हैं? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। हुँ, पाकिस्तान में मेरे इलाके फैसलाबाद में अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, तो मैं हुँ, क्यों ना उठाऊँ ये मसला? क्योंकि वहाँ पे तो अगर एम्बार्गो है, मीडिया नहीं लिख रहा या ले-देन का कुछ चक्कर है या पुलिस ने पैसे खा लिए हैं और एक गरीब या मज़दूर आदमी की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, तो अगर मैं अमेरिका, बर्तानिया में बैठ के उसके ऊपर आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मुझे कौन रोक सकता है? ये तो कोई बात नहीं। हम पाकिस्तान में होने वाली खराबियों के ऊपर ज़रूर आवाज़ उठा सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पड़ती है, जब आप एंटी स्टेट चले जाते हैं। खराबियाँ राइट, उठाने के ऊपर आपको कोई नहीं रोकता। जब ठीक आप है। इंडिया का बयानिया अपना बयानिया बना लेते हैं, जब आप कहते हैं जी नहीं-नहीं वो कराची आ गए हैं और वो कराची पहुँच गए हैं और उनके तैयारे जो हैं, उनके टैंक जो हैं लाहौर क्रॉस कर चुके हैं, बंदरगाह पे कब्ज़ा हो चुका है। जब आप उस लाइन को फ़ॉलो करते हैं, तो जी, फिर जी। आप एंटी स्टेट हैं। तो फिर आपको कोई हक नहीं कि मुल्क से बाहर बैठ के किसी और मुल्क के बयानियों को तशहीर दें। आपको कोई नहीं रोकता। आप बताएँ कि आपके मुल्क में क्या खराब है। आप बताएँ आपके इलाके में किसके साथ ज्यादती हो रही। आप बताएँ कि अदालतें आपको इंसाफ नहीं दे रही, पुलिस इंसाफ नहीं दे रही। आप हमारे अदारे रुजू करें, ओपीसी, ओपीएफ रुजू करें, आप बताएँ, शिकायत दर्ज करें और हम ज़रूर हाज़िर हैं। जो भी छोटी-मोटी कोई खराबी होती है, जहाँ आपको शिकायत आती है और हम पूरी तरह से मौजूद हैं और हेल्प करते हैं। लेकिन तनकीद को एंटी स्टेट लॉबिंग एंड एंटी स्टेट जो है एक्टिविटी के साथ मत जोड़ें। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट फॉर बेटरमेंट और प्रोटेस्ट एंटी स्टेट प्रोटेस्ट को दोनों चीजों को मत मिलाएं। आप हुँ, इंडिया की जंग में इंडिया की हिमायत करेंगे तो भैया आप एंटी स्टेट हुए ना। जी, आप पाकिस्तान की भारत के साथ जंग में पाकिस्तान की साइड पे खड़े हैं तो आपका फर्ज है आप अपना एक किरदार अदा करें। अगर आप हुँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं, शनाख्ती कार्ड रखते हैं, अब ये तो ना करें कि जी आप उनके बयानियों को, उनके मीडिया को, उनके चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बयान करें। उन्होंने तो फेक न्यूज़ के ज़रिए सारा दुनिया में बता दिया कि कराची पे कब्ज़ा हो चुका है। और हुँ, 10 मई को आपने देखा कि जब हमने चारों शाने चत करके अमेरिकन इंटरवेंशन के ऊपर हमने रोका मामले को, तो उस जी, वक़्त हम उनको ले दे चुके थे। हुँ, और हुँ, ये कामयाबी बनियानुल मरसूस की जो कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है भैया, ये सारे पाकिस्तानियों की कामयाबी बिल्कुल, है। ये यस, आप सब इसके हकदार हैं कि इसको एन्जॉय करें। अब आप जी, इसको एन्जॉय करने की बजाय आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, तो आप इस कामयाबी का जो सेहरा भी है, किसी और को दें या आप उन लोगों को नाम लेना भी पसंद ना करें। उस सिलसिले में आप पाकिस्तान को भी डिच करना शुरू कर दें, ये काबिल कबूल नहीं है। तनकीद बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे आप मुझे नहीं सुनेंगे कि जी आप अपने इलाके में तनकीद ना करें या अच्छाइयों को या बुराइयों को उजागर ना करें या मशवरा ना दें या डीपीओ, डीसीओ, डीआरओ को गलत काम करता है तो जी आप जी पुलिस वाले के खिलाफ बात करेंगे तो वो मुल्क के खिलाफ बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आज़ादी राय, आपका ओपिनियन हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में जो अच्छाइयाँ अच्छी हैं उजागर करें, जो बुराइयाँ क्रिटिसाइज़ इज़ ऑलवेज़ वेलकम दो। नो बिल्कुल सब थोड़ा-सा आगे बढ़ती हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है ला सकते हैं? या इनकी मुदाखलत जो है तक़सीम को मज़ीद बढ़ा रही है? नहीं, मेरा ख़्याल उनकी मुदाख़लत तो नहीं है एज़ सच। हम तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ से भी बदतर हैं। आप इतना उठाए ना हमें, हम जी। इतने इन्फ्लुएंसर और इतने एज़ स्टेक होल्डर नहीं, हम मुल्क से बाहर बैठ के शोर मचाने वाली एक ताकत हैं, अभी तक। हुँ, हुँ, हमारे पास क्रिश्चियंस के बराबर भी इख्तियारात या राइट्स नहीं हैं। हुँ, जी, हम वोट का हक नहीं डाल सकते, हम हमारी सीटें नहीं हैं, उनकी सीटें हैं, उनकी अलग
इलेक्शन के लिए पूरा निज़ाम है और उनको बाकायदा उनकी कमीशन में, और ये हम ये भी नहीं कह सकते कि हम मिनॉरिटी है, हमें ह्यूमन राइट कमीशन में या मिनॉरिटी कमीशन में सीट पे दिया जाए, क्योंकि हम तो अपने आप को ओवरसीज पाकिस्तानी समझते हैं कि हम नाइकोप कार्ड होल्डर हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी। हमें जो राइट्स चाहिए वो हमें मिलने चाहिए। हम मुल्क से बाहर बैठ के कोई इतना असरअंदाज नहीं होते, लेकिन हम मुअस्सर आवाजें हैं। मुअस्सर आवाजों को पाकिस्तान के हक में बदलना पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत का फर्ज है। अब आप कुछ करें ही ना, और एक एंटिटी पाकिस्तान के खिलाफ काम करती जाए और आप उसका तदारक करने के लिए अपने तौर पे अपना काम सरंजाम ना दें, तो उसका ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो ना मरूद इल्जाम ठहराएं। आप अपना काम अच्छा नहीं कर रहे, आप बेहतर काम करें। और इस तरह की तो ताकतें 70 साल से मौजूद हैं। इस तरह की ताकतें को आज पैदा थोड़ी हो गई हैं। इस तरह की ताकतें कोई भी चीज इशू उठा लेंगी, ब्लास्फेमी उठा लेंगी, क्रिश्चियन मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर, ये मैरिज एज के ऊपर, ये मैरिज के ऊपर केस आया है, इसके ऊपर अंडर एज मैरिज एंड कन्वर्जन उठा लेंगे। इस तरह की ताकतें कुछ भी उठा सकती हैं और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में मदाखलत कर रहे हैं, या वो इतनी मदाखलत कर रहे हैं जिससे हुकूमतें उलट पलट जाएंगी। ऐसा कोई नहीं है भैया। ना हमारे पास राइट टू वोट है, ना को पार्लियामान में सीट है, ना स्टेक होल्डर के तौर पे किसी कमेटियों में बैठाया जाता है। एक दो गिने चुने लोग लगाए हैं, वो भी पार्टियों ने अपने लोग लगाए हैं। और अभी तक मेन स्ट्रीम जो आपकी पजीराई होनी चाहिए, अभी तो उस तरफ सफर जारी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो इतना इसको ना बनाए कि ये पता नहीं पाकिस्तान में उल्ट पुल्ट कर दिया सारा कुछ। उन्होंने जिन्होंने 9 मई किया उनको हमने 10 मई दे दिया है तोहफातन, वो एंजॉय करें। और 9 जी। मई वालों को यही पैगाम है कि 9 मई से आप कहीं नहीं पहुंचते। 10 मई है जिसको आप लेके आगे जा सकते हैं, और वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और वही आपका आगे जो फ्यूचर है कि आप पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल उस की पे। तरक्की, आप पाकिस्तान की खुशहाली, आप पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करें। रास्ते, जगह, मौके मिल जाते हैं, आ जाती हैं। आपने जी। जीएफक्यू गिराने की कोशिश की, पूरी दुनिया में तो आप बदनाम हुए ही हुए, आप मुल्क में भी कहीं के नहीं रहे। तो ये वो पैगाम है, ये वो मैसेज है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए। जिसने भी वायलेंट तरीका इख्तियार किया, मैं समझता हूँ सियासत में उन्होंने फिर देर या बदेर बाद में वो तरीका छोड़ा, सियासी रवैया अपनाया, पार्लियामान और इलेक्शन का रास्ता चुना, और उसके जरिए ही उनका रास्ता बना। ये बंदूकें बंदाके उठाने वाले मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान में जीत पाए। बिशर साहब, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो नई नस्ल है, पाकिस्तान से जज्बाती तौर पर जुड़ी रहेगी या वक्त के साथ ये तल्लक कमजोर पड़ जाएगी? ये फिनोमेना है। आप हमेशा से ही सुनते हैं कि आपको लगता है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता ये भूल जाएंगे कि इनके माँ बाप कौन थे, या इन्होंने क्या किया, या इनके माँ बाप ने क्या किया, या बुजुर्गों ने कैसे मुल्क हासिल किया। ये बातें ही हैं। बरतानिया में आप देखें क्रिकेट मैच होता है, और आधा बरतानिया जो पाकिस्तानी हमारे हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ के पल बड़ बच्चे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वर्ल्ड कप में भी आपने देखा जब पाकिस्तान जीत रहा था तो पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ये आपके बच्चों में एक एक देखिए किसी और जमीन में उगने वाला पौधा है, वो पाकिस्तान में पला बड़ा नहीं है, जमा पला नहीं है। लामहला उसकी जो लोकल पाकिस्तान की जो है तजर्बा उसमें उसका रंग छोड़ेगा। जो तो पाकिस्तान से आए हैं उनमें से तो पाकिस्तानियत आप नहीं निकाल सकते। जो यहाँ पैदा हुए हैं अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, उनमें वहाँ की लोकल जो है रीजनल जो है उसका असर रसूख तो होगा, लेकिन आप उन्हें कहीं कहीं वो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये। मैं 34 साल पहले बरतानिया आया था, उस वक्त भी हमारे बुजुर्ग ये सोचते थे कि पाकिस्तान से राब्ता रहना चाहिए, कैसे करें, क्या करें। शादियां एक तरीका है, स्टूडेंटों को बुलाएं, स्कॉलरशिप दें, आने जाने में सहूलियात करें, छुट्टियों पे लेके जाएं। वही फिनोमेना आज भी है 34 साल बाद भी। लेकिन आप ये देखें बरतानिया में पॉलिटिक्स हरकत ले रही है, एंटी इमिग्रेशन फोर्सेस जगह बना रही हैं। कोई पता नहीं आने वाले दौर में उनकी हुकूमत भी बन जाए, और वो चाहती है कि इमिग्रेंट निकल जाएं यहाँ से। अगर वो जगह बना लेते हैं, हुकूमत बनाते हैं तो पाकिस्तानी आपकी जाए पनाह रह जाएगी।
पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट रहेगा। एब्सोल्यूट पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट रहेगा। पाकिस्तान की मोहब्बत में आप देर-प-देर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आपको वेलकम करेगा। आपका पाकिस्तान से रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। रियासत पाकिस्तान आपकी है, हुकूमत शायद आपकी ना हो, लेकिन रियासत आपकी है और आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। और हुकूमतें और जमातें और ये बात की चीज़ें हैं, ये आने-जाने में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। और ये शर्तिया मीठे वाला काम ना करें कि जी, उसकी हुकूमत हो तो पैसे भेजेंगे, उसकी हुकूमत हो तो नहीं, उसकी हुकूमत हो तो जाएँगे, उसकी हुकूमत हो, ये जन्मभूमि है, आपकी माँ है, आप जाएँ यार, ये मुल्क आपका है। हुकूमत बिल्कुल आती रहती रहती है कि ये क्या फ़र्क पड़ता है? आपका मुल्क है, आपकी जन्मभूमि, आपकी माँ का मुल्क, आपके बाप का मुल्क है और आपसे कोई भी माई का लाल ये शनाख्त नहीं छीन सकता। लेकिन सिर्फ़ आप अपने और रियासत के दरमियान, तल्लक के दरमियान किसी को हायल ना होने दें। इसको शर्तिया ना बनाएँ। ये मुल्क आपका है, किसी ने तफ़वीज़ नहीं किया आपको ये राइट, ये गॉड गिफ्टेड राइट है और ये कायदे-आज़म और अल्लामा इकबाल ने बनाया है और आप इसकी कदर करें। ये आसान नहीं है मुल्क बनाने आजकल और ये बना-बनाया मुल्क आपको मिला है। इसकी अच्छा इसकी इज़्ज़त करें, कदर करें। मुल्क से बाहर आप पाउंडों में, डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है। आप डॉक्टर हैं, हेलीकॉप्टरों में उड़ रहे हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। पाकिस्तान में कोई कार-ए-खैर के लिए चैरिटी अस्पताल बनाएँ और वीडियो लिंक के ज़रिए कोई आप ऑपरेशन करें यहाँ से बैठ के, अपने मुल्क की खिदमत करें, जहाँ से आपके माँ-बाप ने पढ़ा के आपको भेजा है। अब आप अपने मुल्क को रिटर्न करें, रादर देन वहाँ बैठ के ये सोचते रहें कि ये वहाँ फलाँ की हुकूमत है, फलाँ की नहीं। वो भी ये चलता ही रहता है। आपको इतना शौक है आगे यहाँ इलेक्शन लड़ लें पाकिस्तान में, कौन रोकता है आपको? लेकिन इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म से जॉइन करना पड़ता है, कहीं न कहीं आके अपना रोल प्ले करना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका मिला और काफ़ी सारे लोगों को लेके आए मुल्क से बाहर से जिनको उन्होंने हुकूमती ओहदे दिए। यूके से उनके ओवरसीज़ मिनिस्टर थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, अमेरिका से उनके वज़ीर थे, गवर्नर थे जो अमेरिका में रहे हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी लोगों को मौका दिया। तो इस तरह आप पार्टियाँ जॉइन करें, मौका लें, ओवरसीज़ की बहबूद के लिए काम करें। लेकिन ये आप देखें ना उनके पास 4 साल, साढ़े 4 साल हुकूमत रही। उन्होंने भी तो पार्लियामान में कोई सीटें नहीं दी। उनका तो कुल वक़्ती वज़ीर ही नहीं था। हमारे पास तो चौधरी सालक साहब हैं, ओन चौधरी साहब हैं, उन्हीं की जमात से आए हुए हैं। उनकी जमात उनके दौर में तो हुकूमत में वज़ीर ही नहीं था ओवरसीज़ का। उनके दौर में वो चेयरमैन ओपीएफ ही नहीं था जो आप कमर रज़ा की सूरत में एन्जॉय कर रहे हैं। एमडी भट्टी साहब हमने आपको दिए हैं, सरकारी मुलाज़िम बना के आपको एक ओवरसीज़ कमिश्नर को एमडी के तौर पे भेजा है। बैतुल माल के चेयरमैन आपको मेंबर बोर्ड भी दिए हैं ओपीएफ में। तो ये सारे काम तो कर सकते हैं ना वो, वोट का हक दे सकते थे, दिया नहीं। सीटें दे सकते थे, दिया नहीं। खुसूसी अदालतें बना सकते थे, दिया नहीं। अब इसका सेहरा अगर शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहबा को मिल रहा है तो काम की वजह से मिल रहा है भैया, आप कर लेते ये काम, किसी ने रोका तो नहीं। तो अभी भी यही है, अच्छा काम करें और उसके लिए काम करना पड़ता है। तो काम करें तो काम की लोग पज़ीराई करेंगे और आपको शाबाशी देंगे और जब यकीनी मौका मिले तो काम करें, ये काम ही देखा जाता है ना, ये जंग जो है लड़ के जीती है ना, किसी ने आपकी झोली में तो नहीं डाल दी। आपने तो 9 मई कर लिया, 9 मई के ज़रिए हुकूमत में तब्दीली तो नहीं आई, 9 मई के ज़रिए सिपह-सलार को तो नहीं निकाला जा सका। तो अब आप सब्र करें, जिसकी हुकूमत है उसका इंतज़ार करें, अब देखें, इलेक्शन का इंतज़ार करें और उनको काम करने दें और उस काम के नतीजे में अगर ट्रम्प साहब जो है, हर हफ्ते नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, तो सब्र करें। जी आप अरबों डॉलर दे के पीआर एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। आप पिछले 70 साल देख लें, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुँह से अपने सिपह-सलार और अपने सदर का नाम ज़बरदस्ती नहीं निकलवा सकते। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आपने ईरान को भी बचाया है, आपने गल्फ के ममालिक को भी बचाया है, आपने डिफेंस के ज़रिए सऊदी अरब को बचाया है, आपने ईरान को बचाया है कि बिल्कुल ही तबाह ना हो जाए। आपने उनकी सालसी करवा रहे हैं, आप उनके दरमियान सुलह करवा रहे हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लोगों का तेल निकलवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। यार ये करने से आते हैं ना, जंग आपने इंडिया के जो फ्रांसीसी रफेल हैं नीचे गिरा के जीती है। वैसे ही किसी ने अल्लाह वास्ते आपको दे दी। दैट वाज़ स्मार्ट ये काम करना पड़ता है। इनके दौर में 370 हुआ था ना कश्मीर का इल्हाक, तो ये कहते थे अब हम बम मार दें वहाँ। तो भैया जंग लड़नी पड़ती है जीतने के लिए।
तो थोड़ा सा अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग का हक मिल जाए तो क्या पाकिस्तान की सियासी ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा आपके ख्याल? नहीं, कुछ नहीं होगा। ई वोटिंग अगर आप अभी भी नाइकोब के ज़रिए जाके पाकिस्तान कार्ड में डाल सकते हैं वोट, अभी भी डाल सकते हैं, तो क्या बदल लिया इन्होंने? कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये है कि ई वोटिंग मेरे ख्याल में पहले 10 सीटें दे दें। जैसे ख़ावर यूसुफ और राजा रज़ाक अमेरिका की सीट के ऊपर लड़ते हैं, आपको अमेरिका एमएनए बना दिया ओवरसीज़ की सीट से अमेरिका से। जब आपका री इलेक्शन हो, तो आप और राजा रज़ाक जो है अमेरिका की 55 रियासतों 56 रियासतों में आप ई वोटिंग करवा लें, फिजिकल वोटिंग करवा लें, आप एम्बेसियों में वोटिंग करवा लें। आपकी वोटिंग लिस्ट बन जाए जो अमेरिका में मुकीम है और आपको वोट दे और अमेरिका से कैंडिडेट जो है वो पार्लियामान में बैठ जाए आके ओवरसीज की नुमाइंदगी करने के लिए। ये हो सकता है। अगर आपको ख़ावर यूसुफ को और राजा रज़ाक को हम एज इन्फ्लुएंसर वोटिंग हक दें ई वोटिंग, और एक आदमी जो है वो लाहौर में वोट डाल रहा है, एक आदमी खारिया में वोट डाल रहा है, ना उसका लेना देना है वहां, ना वहां के कैंडिडेट सारे यहाँ आए हैं, ना उन्होंने यहाँ ढोल टपटा कोई मुजाहरा किया है या कोई इलेक्शन का जलसा किया है। अब आपको पता को कख नहीं है कि वहां के खारिया का एमएनए क्या कर रहा है, क्या कैंडिडेट कर रहा है। अब ख़ावर यूसुफ यहाँ बैठ के, राजा रज़ाक यहाँ बैठ के खारिया में वोट डाल रहा है ई वोटिंग के जरिए। अब उसको भी एक्सेस देनी पड़ेगी तमाम वोटरों तक जितने भी है अमेरिका में। अगर आपको एक्सेस देते हैं और वो यहाँ आके डोल की थाप के ऊपर अपना जलसा भी करते हैं, लेट से आबिद शेर अली और हबीब जान आगे जलसा करते हैं, लेकिन आबिद शेर अली और हबीब जान सऊदी अरब तो नहीं जा सकते। अब आपने तो वोट डाल ली, अब सऊदी अरब वाले जो 8 मिलियन है, वो जो सारा गल्फ का, वहां नहीं वो वोटिंग डाल सकेंगे, वहां एक्टिविटी की इजाजत नहीं है सियासी सरगर्मियों की। तो आपने 2 तबके खुद ही बना दिए, एक अमेरिका वाला तबका, एक सऊदी अरब वाला तबका। वो पहले ही कहते हैं कि सारा कुछ आप यूके यूरोप वालों को दे देते हैं, अमेरिका वालों को, हमें कख नहीं। तो आप 2 तबके ना बनाएं, आप 10 सीटें बनाएं, हर खित्ते से एक बंदा लें, जहां 1 मिलियन से ज्यादा की आबादी है वहां की सीट हो, एशिया की सीट हो, गल्फ की सीट हो, सऊदी अरब की सीट हो, यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की सीट हो, 8-10 लोग लेके आए। जब इनकी री इलेक्शन हो 5 साल बाद, उसका इलेक्शन करवा दें। आपके फिर वोटर लिस्ट में आप कैंडिडेट हुए, आपका एमएनए आपका कैंडिडेट हुआ, जिसने इलेक्शन लड़ना है नॉमिनेशन पेपर भरे, एम्बेसियों के जरिए वोटिंग हो और आप अपने कैंडिडेट को आपकी नुमाइंदगी करने के लिए कैंडिडेट भेजें। अब आप यहाँ बैठ के सारे 370 हल्के जो है ना खुलवाएं। उसका नुकसान ये होगा कि ख़ावर यूसुफ लाहौर में वोट डाल रहा है, राजा रज़ाक खारिया में वोट डाल रहा है और अमजद मलिक जो है फैसलाबाद में वोट डाल रहा है, और सारे ही हल्के जो जी अप फॉर ग्रैब जी, बाहर से जी 370 वोट जो है उनके लिए लड़ाई हो रही है कि ये 370 कुनबे हमें वोट दे। ये ना ही करवाए एक्सरसाइज से, डाटा चोरी, फिर आपको सारा डाटा एम्बेसियों में भेजना पड़ेगा, फिर आपको ये सारा नादरा का निजाम लेके जाना। ये आई थिंक अभी 8-7 मिलियन लोगों को नुमाइंदगी देने के लिए खतरे से खाली नहीं है। अभी इनकी वोट पाकिस्तान में डलवाएं, 10 सीटें दें, सेनेट में 2 सीटें दें, उसके बाद अगले इलेक्शन इनके अपने इलेक्शन करवा दें। यानी ख़ावर यूसुफ को, ख़ावर यूसुफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ख़ावर यूसुफ का वोटर वोट डाले। अब आप अपना वोट जो है मंडी बहाउद्दीन से ना दिलवाएं, या अपना वोट खुद मंडी बहाउद्दीन में ना डालें। जाना है बिस्मिल्लाह फ्लाइट लें और मंडी बहाउद्दीन जाके डाल लें। ये एक फूल प्रूफ तरीका है जिसके जरिए आपकी नुमाइंदगी इंश्योर हो जाएगी, आप पार्लियामान में बैठ जाएंगे। अगली सतह के ऊपर आपका अमेरिका में इलेक्शन हो जाएगा, आप और रहील डार इलेक्शन लड़ें, दोनों में से जो जीते जाके पार्लियामान में ओवरसीज अमेरिकन की नुमाइंदगी करें। ये वो तरीका है जिसमें This is the last question. I know that I mean, you don't have that much time too. Last question है कि क्या मुस्तकबिल का पाकिस्तान अंदरूनी सियासत से ज्यादा बैरूनी पाकिस्तानी असर रसूख के तहत चलने वाला मुल्क बन सकता है? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान अंदरूनी सियासत के ऊपर ही मुनहसर करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार इसमें मजीद बढ़ेगा, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उसमें ये बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो अमीर होते जाएंगे, आपके शहरियों को तरक्की सहूलियात बेहतर होती जाएंगी। मेरी नज़र में पाकिस्तान आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में, हम हो ना हो, एक उसका एक इमर्जिंग रोल है उस खित्ते में जो बढ़ रहा है, उसका असर और रसूख बढ़ रहा है। उसमें गवादर और कराची पोर्ट बहुत अहम रोल अदा करेंगी, उसमें सी पैक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। और आप
जिस तरह का अभी रोल अदा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये आपका मुस्तकबिल में रोड मैप तय करेगा और उसमें आप एक आहिस्ता-आहिस्ता कफ़ील बनने की पोज़ीशन में आते जाएँगे। पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, उसमें अदालतें बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। हमारे तस्फ़िये जल्दी होने शुरू हो जाएँ, हमारे साथ ज़्यादती हो तो अदालत की डिग्री जल्दी आ जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड हो, तो अमेरिकन, बरतानवी, यूरोपियन और ये हमारे गल्फ़ में बसने वाले बिज़नेसमैन तबका पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह देगा और उसमें शर्त सिर्फ़ यही है कि सहूलियात बेहतर हों, इंसाफ जल्दी हो और ज़्यादती ना हो। और आपका रोल इतना ही है कि आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सियासी असर-रसूख के ऊपर पाकिस्तान के अंदरूनी फैसले मुश्किल है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का बहुत अहम किरदार है और इस वक़्त जो निज़ाम चल रहा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले वक़्तों में भी ये असर-रसूख कम नहीं होने लगा। और अगर इस तरह का असर-रसूख किसी एक एंटिटी के पास है, तो वो एंटिटी रिप्लेस नहीं हो सकती कि बाहर से असर-रसूख है। बाकी मुल्कों का एक अमल दखल होता है, अमेरिका, बरतानिया, इस तरह चाइना, सऊदी अरब, इस तरह के मुल्कों की एक एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान के साथ सौटी चल रही होती है और उनकी चीज़ें होती हैं, आईएमएफ होता है, उस तरह का होती हैं चीज़ें, लेकिन कुल्ली इख्तियार बाहर नहीं होता। अंदरूनी भी उसमें उसका जो मेजर काटे ब्लांच है, वो अंदरूनी ताकत के मुहर्रिकात के ऊपर ही होता है। बैरून मुल्क इख्तियार तक़सीम नहीं होता और अभी फोर्सिबल फ्यूचर में नज़र भी नहीं आ रहा। देखिए, ये जो आपकी पाकिस्तान की पार्ले चल रही है अमेरिका के साथ, ये जी, पाकिस्तान के मफाद में है कि अमेरिकन सदर जो हैं, अगर पाकिस्तान के सिपह-सलार और वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक पेज पे है, उनको बाय नेम जानते हैं और उनके साथ पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर उनके साथ इस तरह की टू वे ट्रैफ़िक चल रही है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान अमेरिकन्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है। अगर अमेरिकन सदर आपके खिलाफ है, तो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, जिसका आप शायद उजाला ना कर सकें। ना अगर कर आप सकते। अमेरिकन प्रेज़िडेंट आपके हक में है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आप उन खतरात से बच जाते हैं, जो आपको अनदेखा नुकसान पहुँचा सकते हैं। प्रेषण साहब, बहुत शुक्रिया। आप अर्ली एक बात भी कर रहे थे जिसके मुतल्लिक मैं थोड़ा-सा अपने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है, मैं भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हूँ। मैं कुछ एक बात करना चाहता हूँ कि इख्तिलाफ जो है, तनकीद जो है और कौमी ज़िम्मेदारी जो है आपकी है, क्या सियासी नाराज़गी जो है वो रियासती दुश्मन में तब्दील नहीं होनी चाहिए। हर जमहूरी मुआशरे में इख्तिलाफ राय एक बुनियादी हक समझा जाता है। लोग हुकूमतों से इख्तिलाफ करते हैं, पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और अपने सियासी नज़रियात का इज़हार करते हैं। यही जमहूरियत की खूबसूरती भी है, लेकिन सवाल इस वक़्त पेचीदा हो जाता है जब सियासी इख्तिलाफ ज़ाती इंतकाम, नफ़रत या रियासती अदारों और कौमी मफादात के खिलाफ मनफ़ी मुहिम जो है उसमें तब्दील होने लगती है। पाकिस्तान जैसे हसास और जोग्राफिक अ, तौर पर एक अहम मुल्क है, ये बहस मज़ीद अहम हो जाती है। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और आलमी राब्तों ने हर फ़र्द को एक ताकतवर आवाज़ दे दी है। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो या मुल्क के अंदर रहने वाले शहरी, सबको अपनी राय देने का हक हासिल है। लेकिन क्या हर इख्तिलाफ को रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? ये हकीकत है कि बाज़ लोग सियासी मायूसी या इक़्तिदार से दूरी के बाद जज़्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं। बाज़ औक़ात ये रद्द-ए-अमल इतना शदीद हो जाता है कि कौमी मसाइल पर तनकीद और रियासती मफादात के खिलाफ मुहिम के दरमियान फ़र्क धुंधला जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ ज़िम्मेदारी, शऊर और कौमी मफ़ाद का सवाल सामने आता है। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में हुकूमत पर तनकीद गद्दारी नहीं होती, लेकिन झूठी मालूमात फैलाना, कौमी सलामती के मामलात को सियासी नफ़रत की बुनियाद पर नुकसान पहुँचाना या बैरूनी क़ुव्वतों के मफ़ादात के लिए अपने ही मुल्क को कमज़ोर करना यकीनन एक ख़तरनाक रवैया बन सकता है। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि हर तनकीद करने वाले शख्स को गद्दार करार देना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे मुकालमा ख़त्म होता है। तक़सीम बढ़ती है, जमहूरी अमल जो है वो कमज़ोर पड़ता है। रियासतों की ताकत इख्तिलाफ दबाने से नहीं बल्कि इख्तिलाफ सुनने और इस्लाह करने से बढ़ती है। असल ज़रूरत इस बात की है कि सियासी इख्तिलाफ़ात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। तनकीद को हक़ाइक़ और शवाहिद तक महदूद रखा जाए और कौमी मफ़ाद
कुछ सियासी वाबस्तगी से बलात्कार रखा जाए। पाकिस्तान को आज जज्बाती नारों से ज्यादा संजीदा मुकालमे, बर्दाश्त और कौमी शऊर की जरूरत है, क्योंकि मजबूत कौमें इख्तलाफ से नहीं टूटती, वो नफरत, झूठ और इंतहा पसंदी से कमजोर होती है। वी होप कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और हम खास तौर पर मिस्टर अमजद मलिक के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक वेरी शॉर्ट नोटिस पे जो है हमें हमारे शो में तशरीफ लाए, उनके हम बहुत मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब आपका, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमें टाइम देने का। नाज़रीन के लिए, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।